नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में और आज हम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे पढ़ाने वाले हैं। वो है न्यूक्लियर साइंस और रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स का यह टॉपिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट और मॉडर्न फिजिक्स ही मायने रखता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिकों पे आएंगे और सबसे ज़्यादा मेहनत भी हमने इसी टॉपिकों पे की है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे तो हमने परमाणु के नाभिक के बारे में बोला था कि सर एक परमाणु है जिसका नाभिक में P+N होता है और इस इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल घूमता रहता है। इसकी संकल्पना रदरफोर्ड साहब ने दी थी। अब मतलब दोस्तों हम यहीं से शुरुआत करेंगे न्यूक्लियर साइंस की। तो ये जो होता है सर परमाणु का नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और अगर इस पर चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऐसा हमें पता है। ठीक है, तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी से पढ़ने से पहले किसी भी परमाणु के नाभिक की चर्चा की जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान एक्चुअल तो नहीं होता है लेकिन माना जाता है। यह संपूर्ण परमाणु के ऑर्बिट नाभिक का द्रव्यमान तो नहीं दर्शाता है लेकिन द्रव्यमान कहाँ निहित होता है। कहाँ निहित होने का मतलब परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलोगे कि नाभिक के केंद्र में, और नाभिक के केंद्र में निहित होता है तो केंद्र में क्या है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। यही तो परमाणु का द्रव्यमान है जिसे मान लो हम ए से डिनोट करते हैं। यह क्वेश्चंस भी आता है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है, P+N, P+E, E+N, E+P+N और आपको मारना ये है। तो दोस्तों अगर कुल द्रव्यमान की बात की जाती है तो होता क्या है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान की संकल्पना देते हैं। अब आते हैं दोस्तों नाभिकीय बल, जो कि हमने आपको बल में पढ़ा दिया। अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल एक तरह का आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण के तरह ही। वह बल जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखे यानी फिक्स करके पकड़े रखे। टू होल्ड, बांधे रखने का मतलब टू होल्ड। ऐसा फोर्स जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखे उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, जो कि हमने आपको बल जब पढ़ाए थे तो उस समय बता चुके थे। तो अब नाभिकीय बल की प्रकृति से हम पता करेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान कैसे होता है। फिर हम आएंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे और इसके बाद हम आएंगे आइंस्टीन के जो ये फोटो इलेक्ट्रोसिटी है और ये फोटो साइंथेटिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है। इन सभी बातों को हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए अब नाभिकीय बल के बारे में बात करते हैं। तो नाभिकीय बल की संकल्पना आपको एक पाई मैसॉन पार्टिकल की संकल्पना दी थी जेम्स युकावा ने। उन्होंने कहा था क्या कि दो अलग अलग न्यूक्लियाई के उपस्थित अलग अलग आवेशों से सब विनिमय करके आपको नाभिकीय बल उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय बल सबसे स्ट्रांग अभी तक पृथ्वी पे मौजूद, ब्रह्मांड में भी आप बोल सकते हो, मौजूद सबसे बड़ा बल होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट बल, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसका अगर हम रेंज की बात करें, इसका रेंज पूछा जाता है 10⁻⁻15। सर इस रेंज के बाद
नाभिकीय बल काम नहीं करता है। इस रेंज के बाद नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता है। अब आते हैं दोस्तों नाभिकीय बल के कार्य क्या है। ना सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड करना बल्कि नाभिकीय बल इसको होल्ड करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी एक सिरे से बंधे रहते हैं और आपस में चारों ओर नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो इसी बल के कारण, नाभिकीय बल के ही कारण संकल्पना की बात की जाए तो हमने बोला बल की संकल्पना युकावा ने दी थी, जबकि नाभिक की संकल्पना रदरफोर्ड ने दी थी। और दोस्तों जब आइंस्टीन ने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था जिसमें द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान ऊर्जा को बताया, तो हम जब आपको द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान ऊर्जा बताएंगे तो आइंस्टीन साहब ने क्या किया कि सोडियम, पोटासियम, लिथियम और रुबिडियम जैसे तत्वों पे आपको प्रकाश उत्सर्जित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके दिखवाया था। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग आवृत्ति के हर्ट्ज, अलग अलग आवृत्ति मतलब मान लो कि 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इन सभी आवृत्तियों के दृश्य प्रकाश को, इन सभी आवृत्तियों के विजिबल लाइट रे को इन सभी तत्वों पे डाला। जैसे ही डाला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होके बाहर आ गया और इसी से उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा थ्योरी दिया और बोला कि द्रव्यमान यानी बंधन, द्रव्यमान यानी कि मास और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, मास एनर्जी थ्योरी भी उन्होंने यहीं से दिया। अलग अलग तत्वों पे अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश की किरण को उन्होंने उस पर गिराया और देखा कि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने से उनमें आवेशित हो रहे हैं, वो पदार्थ आवेशित होके ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें अगर, तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है दोस्तों, तो आइंस्टीन साहब ने बताया कि अगर हमने पढ़ा है कि सर किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है जो कि नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। आइंस्टीन साहब ने कहा सर यह एक्चुअल मास से ज़्यादा होता है। एक्चुअल मास से यह मास ए जो है ना वह मच ग्रेटर देन एक्चुअल मास होता है। और सर अगर हमें द्रव्यमान क्षति, कितनी क्षति हो रही है द्रव्यमान की, वह पता करना हो तो उन्होंने बोला कि प्रोटॉन के नंबर से प्रोटॉन के द्रव्यमान को गुना कर दो और उसके साथ जोड़ दो न्यूट्रॉन के मास से और उसमें से नाभिक के द्रव्यमान को घटा दो, एक्चुअल द्रव्यमान को घटा दो, वास्तविक द्रव्यमान ए नहीं होगा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान को घटा दो और नाभिक का एक्चुअल द्रव्यमान। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमको प्राप्त होता है मास डिफेक्ट यानी दोस्तों हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त होती है। किस कंडीशन में, जब हम दोस्तों किसी भी प्रोटॉन के नंबर को उसके मास से हम प्रोटॉन को नंबर से गुना करें और प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन का द्रव्यमान को गुना करें, ठीक है। किसी प्रोटॉन का नंबर को प्रोटॉन के मास, द्रव्यमान ही हम किए थे, दिखाए नहीं, और न्यूट्रॉन के नंबर को न्यूट्रॉन के मास से गुना करें और इन दोनों को जोड़ के नाभिक का एक्चुअल द्रव्यमान घटा दे तो हमें मास डिफेक्ट प्राप्त होता है दोस्तों। और इन्होंने इसी आधार पे बोला था बंधन एनर्जी को, और बंधन एनर्जी को इन्होंने बोला कि जिस तरह किसी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए सर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसको तोड़ने के लिए तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सर इन्होंने बोला कि जिस तरह अगर किसी भवन को, बिल्डिंग को, दीवार को बनाने के लिए आप एनर्जी खपत करते हैं, इसे तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगाते हैं,
तोड़ने में लगा एनर्जी ज़्यादा होता है बनाने में लगे एनर्जी के मुकाबले। समझ में आ रहा है दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि दोस्तों किसी बिल्डिंग को बनाने में जो खपत ऊर्जा आपकी हो रही है, तोड़ने में उससे ज़्यादा ऊर्जा आप खपत करेंगे। किसको? नाभिक को। तो आइंस्टीन साहब ने बोला क्या सर कि अगर किसी नाभिक को बनाने में जो ऊर्जा लगी यानी कि डेल्टा ई जो लगा वो नाभिक के द्रव्यमान और प्रकाश की, वो उसने क्या करते थे, सोडियम पे सर अलग आवृत्ति के प्रकाश को गिराया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके बाहर निकाल दिया और फिर चेक किया कि सर इसमें कितनी एनर्जी उत्सर्जित हो रही है, लग रही है। इसीलिए उन्होंने प्रकाश के चाल को अगर उसने स्क्वायर करके गुना किया नाभिक के द्रव्यमान से तो उन्हें निकल गया बंधन ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं मास एनर्जी। यही फॉर्मूला तो पूछा जाता है। चूँकि C बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, डेल्टा ई का मान होता है 9.38 MeV। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ से यह आपको इक्वेशन आता है, आइंस्टीन की थ्योरी से आपको यह इक्वेशन आ रहा है। और यह ऊर्जा जो है दोस्तों नाभिक के आकार पे डिपेंड करता है। नाभिक के आकार को जितना बड़ा या छोटा रखोगे एनर्जी उतना या ज़्यादा या कम खपत होगा। और इसीलिए दोस्तों हम जानते हैं कि नाभिक का आकार जो है सर, किसी भी नाभिक का जो परमाणु द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, ए यानी जेड का मान जितना ज़्यादा होगा, ए यानी जेड नहीं, जेड तो परमाणु संख्या होती है, ए का मान जितना ज़्यादा होगा या पी प्लस मान का मान जितना ज़्यादा होगा, नाभिक की त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी, यानी नाभिक का उतना बड़ा होते जाएगा। जैसे दोस्तों आपको पूछा जाए कि सर आयोडीन और सोडियम में किसके नाभिक की त्रिज्या ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल में आता है तो आप जिसकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है आप उस पर टिक लगाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो ए का मान ज़्यादा, क्योंकि ए बराबर पी प्लस एन होता है, इसीलिए नाभिक की त्रिज्या ज़्यादा। एक्चुअली में अगर नाभिक की त्रिज्या को फर्मी मीटर में नापते हैं और 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, यानी नाभिक की त्रिज्या आर होती है वह 1 फर्मी मीटर में नापा जाता है, जो 10⁻⁻15 मीटर। अभी हम बोले कि नाभिक जो है 10⁻15 मीटर के बाद नाभिक के बल कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्धआयु हाफ टाइम पीरियड के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ यानी हाफ टाइम पीरियड के बारे में। हाफ टाइम पीरियड अर्धआयु के बारे में बोलते हैं पीरियड के बारे में। तो दोस्तों टी हाफ होता है सर 0 log E2 बट्टा लेमडा 0.693 बट्टा लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो मान लीजिए सर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, परमाणु संख्या 92। अगर इस यूरेनियम को विघटित होना है थोरियम में, थोरियम से सीसा में, तो सर आधा विघटित होने में जितना समय लगता है, टूटने में जितना समय लगता है, इस पदार्थ को इस पदार्थ में ब्रेक होने में, आधे ब्रेक होने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टी हाफ टाइम पीरियड। और इसका यूरेनियम और जितने भी हैं यूरेनियम, थोरियम, ये सभी जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इन सभी का हाफ टाइम होता है। एग्जाम में नहीं पूछता, हाफ टाइम का फॉर्मूला पूछता है जो लिख दिए हैं। दोस्तों अभी रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी शुरुआत करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर साइंस हम लगभग पढ़ा दिए हैं। अभी न्यूक्लियर साइंस में नाभिकीय संगठन, नाभिकीय विखंडन बचा है। कल हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे जिसमें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन पढ़ाएंगे। फिर आपको रेडियो एक्टिविटी के जो यूनिट होते हैं क्यूरी, बेकुरल और रदरफोर्ड, उसके बारे में बताएंगे और फिर उन दोनों में रिलेशंस निकालेंगे। अभी थोड़ा सा पॉइंट बचा है, फिर हम आप लोगों को फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले जो पॉइंट रहते हैं वो आपको एक एक करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।